क्या पढ़े थे कल? लास्ट क्या टॉपिक हुआ था? मेंडल का लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल में 3 लॉ हम लोग डिस्कस किए थे, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड डिस्कस हो गया था? नहीं हुआ था। तो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 चीज देखना है मेंडेलियन लॉ में। पहला हेडिंग बना लोगे, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का एक संकर क्रॉस, इसे हिंदी में कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? मेंडल का एक संकर क्रॉस। ठीक है, तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप कितने नियम मेंडल ने दिए? 3। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल के 3 नियम थे। ठीक है, अब उन्हीं 3 नियम को देने के लिए मेंडल ने जो अपना पहला ब्रीड दिया वह कौन सा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। इसको क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। तो इसको खूब बढ़िया से समझिएगा। जेनेटिक्स में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अप्लाइड 3-4 क्वेश्चन ही बनता है, बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल ने जेनेटिक्स पर रिसर्च करने के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल का नियम है? तो 3 नियम का नाम आपको याद है, वही 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो, या मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, या फिर मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो, कैरेक्टर को कैरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन करता है? ठीक है, मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोजोम कौन कौन से हैं, कैरेक्टर डिटर्मिनेटिंग क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझोगे। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इन दिस क्रॉस मेंडल टेक height of pea plant as trait। इस क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई को अनुवांशिक गुण के रूप में लिया। मटर के पौधे की लंबाई को अनुवांशिक गुण के रूप में लिया। हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, अब लिखना कुछ देर बंद करो, ध्यान से समझ लो। सबसे पहली बात ये कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें मेंडल ने मटर के पौधे के लंबाई को चुना, तो लंबाई के आधार पर एक पौधा जो था वह कैसा था? टॉल, और जो दूसरा प्लांट इन्होंने लिया वह कैसा था? ड्वार्फ। ठीक है, एक टॉल प्लांट मतलब लंबा पौधा और एक ड्वार्फ प्लांट बौना पौधा, 2 प्लांट लिया, दोनों ओरिजिनल प्लांट है। और इन प्लांट को हम लोग क्या कह सकते हैं? पेरेंटल जेनरेशन, पैतृक पीढ़ी इसे कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई कैरेक्टर मिक्स नहीं किया गया है, एक प्लांट टॉल और दूसरा प्लांट ड्वार्फ। इन दोनों प्लांट का जब क्रॉस हुआ तो मेंडल को कौन सा जनरेशन प्राप्त हुआ? F1 जेनरेशन। F1 में F का मतलब कल हमने बताया था फेलियल। क्या होता है? फेलियल, प्रथम पीढ़ी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट फेलियल जेनरेशन। ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करवाया टॉल और ड्वार्फ प्लांट का, तो मेंडल को मिला पहला पीढ़ी। और पहला पीढ़ी में जो भी प्लांट मेंडल को मिला था सभी के सभी पौधे कैसे थे? टॉल। एक भी प्लांट उन्हें ड्वार्फ नहीं मिला। कुल 4 पौधे जो मेंडल को प्राप्त हुए थे वे चारों पौधे कैसे थे?
टॉल थे, लंबे थे, कोई भी बौना पौधा मेंडल को नहीं मिला था। यहां पर मेंडल का पहला नियम निकल करके आया, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है? माता पिता में से किसी एक का कैरेक्टर ही संतान में प्रभावी होगा और दूसरे का क्या होगा? अप्रभावी होगा, रिसेसिव होगा। तो ये वाला कैरेक्टर यहां पर क्या है? डोमिनेंट है। टॉल कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। ड्वार्फ कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव है। तो टॉल कैरेक्टर को हम किस लेटर से दिखाएंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, क्योंकि यह डोमिनेंट है। और रिसेसिव को किससे दिखाएंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहां पर जो इस F1 जनरेशन में कैरेक्टर आया होगा, एक कैपिटल टी आया होगा और दूसरा क्या आया होगा? स्मॉल टी आया होगा। अब ये प्लांट ओरिजिनल है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड हो गया ना, दोनों का कैरेक्टर इसके अंदर है। हाँ, टॉल वाला क्रोमोजोम चूंकि डोमिनेंट है तो वह गुण दिख रहा है, और ड्वार्फ वाला चूंकि रिसेसिव है तो नहीं दिख रहा है। फिर मेंडल ने क्या किया? उनका दिमाग थोड़ा सा बेचारे परेशान हुए। उन्होंने कहा कि जब ड्वार्फ प्लांट का भी क्रॉसिंग कराया हमने टॉल के साथ, तो ठीक है, 3 प्लांट टॉल निकलता, एक ड्वार्फ निकल जाता, एक भी तो प्लांट ड्वार्फ आना चाहिए था, एक भी नहीं आया। तो थोड़े से परेशान हुए वो। फिर उन्होंने क्या किया? F1 जनरेशन से प्राप्त जो हाइब्रिड प्लांट थे, ठीक है, जो टॉल हाइब्रिड प्लांट मिले थे, उन 2 हाइब्रिड प्लांट का ही क्रॉस करा दिया। यहां पर किसका क्रॉस कराया? ओरिजिनल प्लांट का। यहां पर 2 हाइब्रिड प्लांट का ही क्रॉस करा दिया, जो कि F1 जनरेशन से उनको प्राप्त हुए थे। और जब इन दोनों का क्रॉस मेंडल ने कराया तो उन्हें कौन सा जनरेशन मिला? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मतलब सेकेंड फेलियल जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या होगा? इसका ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मेंडल साहब ने क्या बनाया? तो एक चेकर बोर्ड बनाया इस तरीके का, ठीक है, और चेकर बोर्ड में क्रोमोजोम्स को रख दिया। देखो यहां पर एक कैपिटल टी, एक दूसरा स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। फिर इस बॉक्सेस को भरना है, आराम से भर लोगे। देखो दोनों टी यहां पर कैसा है? कैपिटल टी है। प्लांट कैसा होगा? टॉल, ठीक है। यहां पर एक टी कैपिटल है, दूसरा क्या है? स्मॉल। प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी हाइब्रिड वाला है, ठीक है। यहां पर देखिए एक टी कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, ये प्लांट भी कैसा होगा? टॉल होगा। यहां दोनों टी कैसे हैं? स्मॉल है। प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ। तो F1 जनरेशन में उनको एक भी ड्वार्फ प्लांट मिला था क्या? नहीं मिला। यहां पर एक प्लांट ड्वार्फ मिल गया। यहां पर मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब प्रथम पीढ़ी में जो कैरेक्टर रिसेसिव था वो आगे चल करके डोमिनेंट हो सकता है। यहां पर मिल गया ना एक ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अब ये जो 2 जनरेशन मेंडल ने देखा तो इन्होंने 2 रेशियो दिए। पहला रेशियो कौन सा दिया? जीनोटाइपिक रेशियो। पहला रेशियो मेंडल का था जीनोटाइपिक रेशियो, हिंदी में इसे कहते हैं जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। और एक दूसरा रेशियो इन्होंने कौन सा दिया? फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक को हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात। तो यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है कि जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जीन कौन कौन से हैं, अगर पूछा जाए इस बॉक्स में आपको जीन बताने हो कौन कौन से हैं, तो आपको 3 प्रकार का जीन दिख रहा होगा, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल और स्मॉल। यही 3 दिख रहा है ना, कि कुछ और है? केवल यही 3 है। कैपिटल टी कितनी बार आया है? 1 बार, एक ही बार है ना। कैपिटल स्मॉल कितनी बार है? 2 बार। स्मॉल और स्मॉल 1 बार। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। और फिनोटाइप रेशियो मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात। तो 2 ही कैरेक्टर है इसमें, एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है। यही केवल 2 है ना, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं? 3। टॉल कितना है? 3। और ड्वार्फ कितना है? 1। तो 3:1 फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? यही है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लिख लीजिए।
सभी में, जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा ना, सभी में, लैंगिक जनन जिन जिन जीवों में होगा सभी में होगा। लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात। आगे बढ़ा जाए, हेडिंग बना लो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। हो गया, शुरू करें। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में, इन दिस क्रॉसिंग मेंडल टेक, इन दिस क्रॉसिंग Mendel take two character of P seed, two character of P seed. In this crossing, Mendel takes two character of P seed. इस क्रॉस में मेंडल ने, इस क्रॉस में मेंडल ने मटर के बीज का 2 गुण लिया, मटर के बीज का 2 गुण लिया। पहला लिखिएगा, पहला कलर ऑफ पी सीड, पहला कलर ऑफ पी सीड, हिंदी वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे बीज का रंग, बीज का रंग। दूसरा लिखिएगा शेप ऑफ पी सीड, शेप ऑफ पी सीड, बीज का आकार। पहला बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार, ठीक है। 2 कैरेक्टर लिया, शेप और उसका कलर। क्लियर है ना? चलिए अब इसको देखिए। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या? मोनो हाइब्रिड में केवल एक गुण लिया था, क्या? हाइट, मटर के पौधे का हाइट। और यहां पर प्लांट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मेंडल किसे ले रहे हैं? बीज को। तो पहला जो बीज मेंडल ने लिया, वह बीज का शेप जो था वह कैसा था? राउंड। बीज का शेप कैसा था? राउंड। और जो बीज राउंड था उसका कलर कैसा था? येलो, पीले रंग का था, ठीक है। और इस बीज का क्रॉस मेंडल ने कराया किस बीज से? वैसे बीज से कराया जिसका शेप था रिंकल्ड। रिंकल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? झुरीदार, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, रिंकल्ड। और जो सीड रिंकल्ड था उसका कलर कैसा था? ग्रीन। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो कैरेक्टर है ना। पहला कैरेक्टर क्या है? शेप, और दूसरा कैरेक्टर क्या है? कलर। तो 2 कैरेक्टर को इन्होंने लिया, इसीलिए इस क्रॉस को क्या बोला जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर राउंड और येलो, तो इस प्लांट को आप कौन सा जनरेशन बोलोगे? पी जनरेशन बोल सकते हैं, पैरेंटल जनरेशन, ठीक है, पैतृक पीढ़ी। तो पैतृक पीढ़ी का जब क्रॉस मेंडल ने कराया तो मेंडल को जो भी सीड प्राप्त हुए वे सभी सीड कैसे थे? राउंड एंड येलो थे,
यानी मेंडल को एक भी रिंकल्ड और ग्रीन सीड नहीं मिला। लेकिन इस बार परेशान मेंडल नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बारी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो लॉ मेंडल जान चुका था। ठीक है, कि जो कैरेक्टर एक बार डोमिनेंट रिसेसिव है वो आगे चल करके डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो यह डोमिनेंट ट्रेट है और ये क्या है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट को कैसे दिखाओगे, कैपिटल लेटर से दिखाओगे ना। तो यहां पर मान लो राउंड को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर, और येलो को क्या लिख दिया, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। यहां पर रिंकल्ड को क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, और ग्रीन को क्या लिख देंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहां पर जो कैरेक्टर आया होगा, एक कैपिटल आर आया होगा, दूसरा आर स्मॉल, एक कैपिटल वाई होगा और दूसरा वाई स्मॉल होगा। तो ये हाइब्रिड कहलाएगा कि ओरिजिनल कहलाएगा, हाइब्रिड। तो फिर मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन, इसका जनरेशन कौन सा हो गया, F1 जनरेशन हो गया, फर्स्ट फेलियल जनरेशन है। तो फर्स्ट फेलियल जनरेशन में मेंडल को जो भी प्लांट मिला सब राउंड और येलो मिला, तो उन्होंने दो राउंड एंड येलो प्लांट का ही क्रॉस करा दिया जो F1 जनरेशन से प्राप्त हुआ था। अब ध्यान दोगे, ये राउंड येलो और ये राउंड येलो दोनों अलग अलग है, ये ओरिजिनल है और ये क्या है, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड का ही क्रॉस करा रहे हैं मेंडल, ये नहीं कि आप ओरिजिनल यहां समझ जाना, ओरिजिनल नहीं है, ये भी हाइब्रिड है, यानी कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो जब ये क्रॉसिंग कराओगे तो कौन सा जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा ना, F2 जनरेशन यानी सेकेंड फेलियल जनरेशन। तो F2 जनरेशन का ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या चाहिए, हमें क्रोमोजोम्स चाहिए। तो इससे संभावित कितने क्रोमोजोम्स बन सकते हैं, ध्यान से बताओ। एक क्रोमोजोम बन सकता है राउंड एंड येलो, बनेगा। एक क्रोमोजोम बन सकता है राउंड एंड ग्रीन, एक बन सकता है रिंकल्ड येलो, और एक क्या बन सकता है, रिंकल्ड ग्रीन। यह चार ही क्रोमोजोम ने इससे बनेगा। कौन कौन सा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। इतना में किसी को दिक्कत, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिएगा। अब देखो इसमें आपको क्या मिल गया, क्रोमोजोम मिल चुका है। टोटल कितना क्रोमोजोम मिला है, 4। तो 4 क्रोमोजोम से कितना बॉक्स बन जाएगा, 16। कितना बनेगा, 16 बॉक्स हो गया ये। ठीक है, अब इसमें आपको क्या रखना है, क्रोमोजोम्स को रख देना है। कैसे रखोगे, तो पहला आपके पास कौन सा है, राउंड एंड येलो, दूसरा कौन सा है, राउंड ग्रीन, तीसरा क्या है, रिंकल्ड येलो, चौथा रिंकल्ड ग्रीन। सेम इधर भी रहेगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये जो लिखा हुआ है क्रोमोजोम, इससे इसका कैरेक्टर समझ में आ जा रहा है ना सभी को। ये वाला क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है, राउंड ग्रीन है, ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या है, रिंकल्ड येलो। ये सबको समझ में आ रहा है ना। ये नहीं आएगा तो फिर छोटका बड़का आर वाई करते रह जाओगे। समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। अभी लिखो मत, अभी हम बॉक्स भरना सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे इसको भरना है, ध्यान दो। देखो
यहां पर ये जो बॉक्स है इसमें दोनों आर कैसा है, तो दोनों दिख रहा है ना लाल कलर, ठीक है, तो दोनों आर कैसा लिख देंगे, कैपिटल। दोनों वाई कैसा है, कैपिटल, तो दोनों वाई कैपिटल लिख देंगे। तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, राउंड और येलो, ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा, राउंड और येलो हो जाएगा। अब ये वाला बॉक्स देखो, दोनों आर कैसा है, तो वही लिख देंगे, और एक वाई कैसा है, दूसरा वाई क्या है, तो पहले कैपिटल वाला लिखेंगे कि पहले स्मॉल वाला, कैपिटल लिखेंगे क्योंकि कैपिटल डोमिनेंट होता है। तो क्या लिख देंगे, कैपिटल वाई, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। ये भी सीड कैसा होगा, राउंड और, बोलो, राउंड होगा और येलो होगा, ग्रीन नहीं कहेंगे, ग्रीन रिसेसिव चला गया। यहां देखिए एक आर कैपिटल है, दूसरा आर, और दोनों वाई कैसा है, ये भी सीड कैसा है, राउंड येलो होगा। यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, राउंड एंड येलो है। यहाँ आइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, राउंड येलो। फटाफट बोलते जाओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैसा है, येलो। हाँ यहाँ लिख देते हैं ताकि बाद में गिनना पड़ेगा ना, तो ये कैसा हो गया, राउंड एंड ग्रीन हो गया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा होगा, राउंड येलो। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों वाई स्मॉल कैसा होगा, हाँ, तो यह हो जाएगा आपका राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट ये बताइए क्या लिखे, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा होगा, राउंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये बताइए, हाँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, रिंकल्ड येलो। यहाँ लिख देते हैं रिंकल्ड, यानी झुरीदार होगा और पीले रंग का होगा, रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसा होगा, रिंकल्ड येलो कलर का होगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड येलो। चलिए नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो है, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड कैसा हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका राउंड एंड ग्रीन। चलिए दो बॉक्स और है, इसमें क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह कैसा होगा, यह हो जाएगा आपका रिंकल्ड, और रिंकल्ड डब्लू से होगा ना, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर नहीं मिला था मेंडल को F1 जनरेशन में, और यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर आ गया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूफ हो गया ना। अब इसके आधार पर सेम वही दो रेशियो, कौन सा, जीनोटाइपिक रेशियो, और दूसरा कौन सा, फिनोटाइपिक रेशियो। जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात, दो अनुपात आपको निकालना है, तो खुद से निकाल के बताइए अब दोनों अनुपात क्या होगा। दोनों अनुपात निकाल के लिखिए, कैसे निकालेंगे पता है ना, जीनोटाइप में क्या गिनिएगा, क्रोमोजोम का वेरिएशन, और फिनोटाइप में क्या गिनिएगा, जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो। तो 4 ही कैरेक्टर है इसमें, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा हमको, जल्दी करिए, मात्र 2 से
जीनोटाइप रेशियो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं फटाफट, 12 12 42 12 1। ठीक है, कितना हो जाएगा जीनोटाइप? 12 12 42 12 1। ये आज तक पूछा भी नहीं है और पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये आपका जीनोटाइप रेशियो है। अब मन करे तो आप गिन सकते हैं, बेरोजगार बैठे हैं तो गिनिए आराम से बैठ के, यही रेशियो निकल करके आएगा। ठीक है, 12 12 42 12 1, यह जीनोटाइप रेशियो है। फिनोटाइप आराम से काउंट कर लोगे। देखो 4 ही कैरेक्टर है ना, एक आपका कैसा है कैरेक्टर, राउंड और ग्रीन, सॉरी राउंड और येलो। पहला है राउंड और येलो कलर। ठीक है, तो राउंड और येलो काउंट करो इसमें। देखो 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। 10 कहाँ आ गया जी? अच्छा बस बोला, तो 9 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन गिनोगे तो 3 बार आ जाएगा। राउंड ग्रीन कहाँ कहाँ है, 1 2 और ये 3। ठीक है, राउंड ग्रीन 3। उसके बाद क्या है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो रिंकल्ड येलो काउंट करो, 1 2 और ये 3 हो गया, 3 रिंकल्ड येलो। और रिंकल्ड ग्रीन काउंट करोगे तो केवल यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिनोटाइप रेशियो जो है वह हो जाएगा आपका 9331। यही मेहनत 16 साल किए थे मेंडल साहब। इसीलिए सर्च में और रिसर्च में अंतर होता है। चलो आगे बढ़ा जाए। लिख लिए, हेडिंग बनाइएगा, इवोल्यूशन क्रमिक विकास। इवोल्यूशन क्रमिक विकास, इवोल्यूशन हिंदी में कहते हैं क्रमिक विकास। ये पेज हटा दे, सब लोग लिख लिए हो ना? ठीक है, इवोल्यूशन इसको हिंदी में कहते हैं क्या, क्रमिक विकास। क्रमिक विकास। अच्छा, इवोल्यूशन को डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करिएगा? आप कह सकते हो ग्रेजुअली चेंजेस अकर्स इन दी बॉडी डिजाइन ऑफ एनी individuals called evolution। हिंदी वाले लोग लिखेंगे किसी सजीव के शारीरिक संरचना में, किसी सजीव के शारीरिक संरचना में धीरे धीरे, शारीरिक संरचना में धीरे धीरे किंतु लगातार, धीरे धीरे किंतु लगातार हो रहे बदलाव को क्रमिक विकास कहते हैं। हो रहे बदलाव को क्रमिक विकास कहते हैं। इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है? बोला गया है क्या इसमें, ग्रेजुअली चेंजेज, यानी कोई भी सजीव जो है उसकी शारीरिक संरचना लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। अच्छा, आपसे पूछे कि आपकी पृथ्वी का ओरिजिन आज से कितना साल पुराना है, तो आप क्या कहोगे, 5.5 अरब साल पुराना। क्या कहिएगा, 5.5 अरब साल पुराना आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, आज से 4.5 अरब साल पहले क्या बना, पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर जो जीवन आया आज से 2.5 अरब साल पहले इस धरती पर क्या आया था, जीवन आया था। तो अगर आज से 2.5 अरब साल पहले चले जाओ, उतना साल तो नहीं, उससे कुछ कम ही, तो जिस समय हम लोग रामापेथिकस थे तो हम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अभी के जैसा था कि अलग था, अलग था, कंप्लीट अलग था।
हम लोग शाकाहारी नहीं, अभी तो हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं। किस में आते हैं? ओमनीवोरस में। उस समय क्या थे? कार्निवोरस थे। कार्निवोरस कैसे थे? तो केवल मांस खाते थे। तो शारीरिक संरचना भी कैसी थी? मांसाहारी जीवों के तरह से ही थी। केनाइन टीथ हम लोगों का बहुत अधिक शार्प था। केनाइन टीथ समझ रहे हो ना, ये वाला दांत, ये बहुत शार्प था, जंगली जानवरों जैसा था, है ना। शरीर में पूंछ हुआ करता था, शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, लोअर जॉ जो है आगे निकला हुआ था, वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रल था, माने हाथ का भी उपयोग हम लोग चलने में करते थे। तो ये सारा वेरिएशन हम लोगों के शरीर में था। और ये चीज जो है हम लोगों के शरीर से समाप्त हुआ, तो इसको एक दिन में तो समाप्त हुआ नहीं, लाखों वर्षों का इसमें समय लगा है। और लाखों वर्षों में धीरे धीरे इवोल्यूशन आता चला गया। तो इवोल्यूशन क्या होता है? ग्रेजुअल चलने वाला प्रोसेस है, बहुत धीरे होता है किंतु लगातार होता है, और इससे व्यक्ति की शारीरिक संरचना बदल जाती है। डार्विन ने तो अपने थ्योरी में यहां तक लिख दिया है कि इवोल्यूशन में किसी की शारीरिक संरचना कैसी भी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? तो ये निर्भर करता है जीव के क्लाइमेट के ऊपर, जिसको आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, जिसके बारे में ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डार्विन का थ्योरी यहां पर गलत है। लैमार्क ने थ्योरी दिया था, उनका भी थ्योरी क्या है? गलत है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर शुरू में एटम का परिभाषा सही पढ़ाया जाता है कि गलत पढ़ाया जाता है? गलत पढ़ाया जाता है। गलत पढ़ते 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 लास्ट में पहुंचते हैं सही में, है ना। सबसे पहले जो थॉमसन आए थे, जे थॉमसन, उन्होंने क्या कहा था परमाणु के बारे में? परमाणु का परिभाषा क्या दिया था? जे थॉमसन, इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या बताया था? डाल्टन तो परमाणु के बारे में बताए, खोज किए, उनको फादर ऑफ एटम कहा जाता है। लेकिन उस परमाणु संरचना के बारे में कौन कौन बताए? जे थॉमसन बताए, रदरफोर्ड बताए, है ना, और कौन थे? नील बोर्स बताए, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया गया, ये सब वैज्ञानिक अलग अलग आकर के दिए ना। तो थॉमसन क्या बताए थे? हाँ, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल किसका था? जे थॉमसन का था। क्या कहा था थॉमसन ने उसमें? कि परमाणु जो होता है, एटम, वह कैसा दिखता है? तरबूज के तरह। और तरबूज का जो लाल वाला भाग है वह एटम का क्या है? प्रोटॉन। और तरबूज का जो ब्लैक सीड होता है वह एटम का क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। बाद में कौन आया? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की खोज करने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? अल्फा विकिरण का प्रयोग किया। ये सब काम किया ना। तो सबसे पहले किसका एटॉमिक थ्योरी गलत हुआ? डाल्टन ने, जिसने खोजा था उसका ही थ्योरी गलत था। उसने बोला था एटम्स आर अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जो अविभाज्य होता है, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं। और बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया? उसको बांट दिया। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। बाद में कौन आया? गोल्डस्टेन। तो गोल्डस्टेन ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। उसके बाद कौन आया? चैडविक। चैडविक ने क्या खोजा? न्यूट्रॉन खोजा। फिर आगे चल के आया एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की, मेसोन का खोज किया, युकावा ने बोसोन का खोज किया। तो अलग अलग वैज्ञानिक आते गए और एटम को इतना भागों में बांट दिया कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्टिकल्स। इसको और कई सारे विभागों में बांट सकते हैं। समझ गया? तो एटम का क्या है? आज तक एटम का सही परिभाषा निकल के नहीं आएगा। ये क्या होता है? एटम को हम लोग क्या कहें? अनडिविजिबल पार्टिकल कहें कि वेरी डिविजिबल पार्टिकल कहें? नहीं पता है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, इवोल्यूशन में थ्योरी, एक एक का थ्योरी धीरे धीरे क्या होता गया? गलत होता गया। क्लियर है ना? तो इवोल्यूशन क्या है? यहाँ पर क्या लिख दिया है? ग्रेजुअली चलने वाली प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है। डार्विन के अनुसार अगर माने तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले हम लोग आगे झुक करके चलते थे, माने हाथ भी का भी उपयोग चलने में करते थे, जैसा कि कुत्ता बंदर आज भी चलता है। कुछ साल के बाद ये भी संभावना है कि हम लोग उलट जाएं ना, इसे पीछे पलट जाए, ऐसे ऐसे चलने लगे, माने वर्टिब्रल कॉलम बेंट हो जाए इस तरह से। समझ रहे हो? पहले ऐसे थे और फिर उल्टा हो जाएंगे, ऐसे चलने लगेंगे। जैसे 1920 फिल्म आया था ना 1920, उसमें चुड़ैलियाँ चलती थी ठीक है, पेड़ पर उल्टे चढ़ जाती थी, खंभा पर उल्टे चढ़ जाती थी। तो इवोल्यूशन में ये भी संभव है। ठीक है। जिस चीज का जिस प्रकार के क्लाइमेट में रहेंगे हम, आप, हमारी शारीरिक संरचना भी वैसी ही बदल जाएगी। अब जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव है, जितना आप ऊपर उठते चले जाइए तो सबसे ऊपर जाओगे तो क्या रूस वगैरह मिलेगा? तो रूस के लोगों की शारीरिक संरचना देखना कैसे दिखते हैं, एकदम गोरे होते हैं लोग। जीवन अवधि लोगों की सबसे अधिक कहाँ होती है? ठंडे प्रदेशों में कि गर्म प्रदेशों में? ठंडे प्रदेशों में। जो लोग ठंडे प्रदेश के हैं ना, भारत की औसत आयु अब तो थोड़ी सी बढ़ी है,
69 साल अभी भारत की औसत आयु चली गई है, घट के आया था इधर 65 पर आ गया था, तो 65 से फिर बढ़ा है 68-69 हो गया है भारत की औसत आयु। यही चीज आप रूस में चले जाइए तो रूस में भारत की अपेक्षा अधिक है, वहां पर 75 है। और चले जाइए तो उधर थोड़ा सा ब्रिटेन वगैरह में जाइए तो वहां पर भी यही 75-76 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जितने ठंडे प्रदेश हैं वहां पर जीवन अवधि जो होती है लोगों की क्या होती है, अधिक होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट वैसा है। अभी आप चले जाइए युगांडा में जाओगे तो वहां के लोगों की हाइट जो होती है बहुत कम होती है। युगांडा के लोगों का हाइट क्या होता है? बहुत कम होता है। हम लोगों के बराबर वहां पर हो जाए तो राजा घोषित हो जाएगा। नॉर्मल साइज के लोगों का वहाँ हाइट रहता है। अफ्रीका में चले जाइए तो वहाँ के लोगों का स्किन कलर ये सारा चीज डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है ना जी। ये सब कैसे हो रहा है? वहाँ के वातावरण के कारण हो रहा है। तो इसी वातावरण पर रिसर्च किया 3 वैज्ञानिकों ने। पहले वैज्ञानिक कौन थे? लैमार्क। दूसरे कौन थे? डार्विन। तीसरे कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। 3 different scientists gave different law of evolution। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 3 वैज्ञानिकों ने विकासवाद के 3 नियम दिए। 3 वैज्ञानिकों ने विकासवाद के 3 नियम दिए। पहला लिखिएगा लैमार्कवाद। पहला लिखिएगा लैमार्किज्म। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लैमार्कवाद। ठीक है, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। लैमार्क रोट देयर फेमस बुक फिलोसोफी जूलॉजिक। लैमार्क रोट देयर फेमस बुक फिलोसोफिक जूलॉजिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। लैमार्क ने फिलोसोफी जूलॉजिक नामक पुस्तक क्रमिक विकास पर लिखी। हो गया। आगे लिखिएगा। लैमार्क गेव द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लैमार्क ने अंगों का उपयोग और अनुपयोग। लैमार्क ने अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ब्रैकेट में लिखिएगा यूज एंड डिसयूज, ब्रैकेट बंद, सिद्धांत दिया। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी क्या था? लैमार्क का था। किस किताब में इस थ्योरी का जिक्र इन्होंने किया है? फिलोसोफी जूलॉजी। लैमार्क का नाम हम लोगों ने एक बार और पहले सुना था। कहां पर सुना था? बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लैमार्क ने। 2 वैज्ञानिक का नाम हमने बताया था आपको, लैमार्क और ट्रेवेरिनस, याद है ना? लैमार्क और ट्रेवेरिनस, वही लैमार्क ये हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द की रचना की थी, बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, तो इनका थ्योरी क्या आ गया? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है कि जिस अंग का उपयोग आप करोगे उसका आपके शरीर में विकास होगा, और जिसका उपयोग नहीं करोगे वो आपके शरीर से धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आप जिस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। आग का आविष्कार होने से पहले क्या खाते थे? कच्चा मांस। तो कच्चा मांस खाने में केनाइन टीथ का मेहनत क्या है? ज्यादा की कम? ज्यादा है। तो ये दांत कैसा होता था? शार्प होता था। अब आग का आविष्कार हुआ ही नहीं था तो उपाय आपके पास क्या था? कच्चा मांस खाने के अलावा कुछ था नहीं। तो जानवरों को मारते थे, पाषाण युग था,
उस युग को बोला जाता है स्टोन एज, इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस समय पत्थरों का क्या बनाया जाता था? हथियार, और उससे जानवरों को मारते थे और उसका कच्चा मांस खाते थे। तो दांत का मेहनत अधिक पड़ता था। बाद में आग का आविष्कार हुआ। कैसे हुआ? हमने पहले भी जिक्र किया था, दावानल से। तो दावानल किसे कहते हैं? जंगल में जब आंधी चलती है तो सूखे पेड़ के रगड़ खाने से आग लग जाता है जंगलों में। तो जंगलों में दावानल के कारण आग लगा, बहुत सारे जंगली जानवर उसमें जल करके मर गए। हम लोग भी पेड़ पर बैठे थे उस समय, आराम से बैठ के झांक ताक कर रहे थे इधर उधर, ठीक है। देखे कि आग लग गया तो क्या किया, वहां से कुदक कुदक के सब लोग भागे। कुछ कहा कि नहीं हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सेका गया सब वहीं पर। और जो समझदार था वो जंगल से क्या हुआ, पलायन कर गया, भाग गया। तो फिर जब आग बुझा, हम लोग वापस आए तो बहुत जंगली जानवर वहां जल करके मरे हुए थे। तो उसके कच्चे मांस को, पके हुए मांस को कौन खाया? हम लोग खाए, रामापेथिकस जो था, ठीक है। तो जो हम लोगों ने क्या खाया? पका हुआ मांस। तो पहला बार स्वाद मिला बहुत बेहतरीन, है ना। KFC वाला जो स्वाद था वो मिला हम लोगों को उस समय। कब? रामापेथिकस युग में। तो मिला तो वो खा करके हम लोग कहे कि आग तो अच्छा चीज होता है। अब फिर क्या करने लगा? पत्थर को टकरा करके आग लगाने लगा। किसी जानवर को मारता था तो बिना पकैले नहीं खाता था, पका लेता था फिर खाता था। तो इस दांत का मेहनत क्या हो गया? कम हो गया। और धीरे धीरे ये दांत शरीर से क्या हो गया है? धीरे धीरे शरीर से क्या होते रहा? अनडेवलप स्टेज में जाने लगा, इसका विकास रुक गया। कच्चा मांस खाते रहते, अभी तक तो ये बाहर निकल गया था इतना, है ना। जैसे गेंडा उंडा सब में रहता है ना, ऐसे वो निकला हुआ, तो उस टाइप का निकल गया रहता है। तो फिर क्या हुआ? वो नॉर्मल हो गया, उसका विकास रुक गया। और इवोल्यूशन किस में आया? तो शरीर पर जो मैमल्स का निशानी होता है, हमने पढ़ाया भी था कि शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। स्किन पर जो रोए होते हैं वो मैमल्स की निशानी है। मैमल्स में और क्या होता है? ऑयल ग्लैंड होता है। त्वचा पर क्या पाया जाता है? ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और बड़े जो बाल होते हैं वो होते हैं, ये मैमल, सारे मैमल्स के बॉडी पर है। तो ये बाल अधिक थे। क्यों अधिक थे? क्योंकि टेम्परेचर से बचाने का काम ये करता था। अब पेड़ के पत्तों को सील करके पहनने लगा रामापेथिकस। तो जब पेड़ के पत्तों को पहनने लगा तो टेम्परेचर से बचाने का काम आपका बाल नहीं, वो करने लगा, पत्ता करने लगा। तो शरीर से ये मैमल्स का बाल खत्म होता चला गया। पेड़ पर इंसान रहता था, रामापेथिकस पेड़ पर रहता था, जमीन पर नहीं रहता था। क्यों रहता था पेड़ पर? नीचे रहता तो खतरा होगा ना, नीचे सोए हुए हो, कोई जानवर आया रात में, आप ही को डिनर करके चल गया, ठीक है। तो रात रात में कहानी खत्म। तो कहाँ रहता था? पेड़ के ऊपर, बचने के लिए। अब आग का आविष्कार हो गया तो जमीन पर पहले आग जला देता था। अब आग के डर के कारण जंगली जानवर उसके नजदीक नहीं आते थे और आराम से सोता था। तो पेड़ पर चढ़ना जब बंद कर दिया तो दो ऑर्गन में इवोल्यूशन आया। एक तो उसके रीढ़ के हड्डी में, बैकबोन में, है ना। अब पेड़ पर आपको चलना है तो सीधा खड़ा होकर तो चलिएगा नहीं, टहनी पकड़ के चलिएगा हाथ से भी। तो उसमें इवोल्यूशन आया, जमीन पर रहने लगा। दूसरा इवोल्यूशन आया पूंछ में। बंदर में पूंछ क्या काम करता है? बॉडी को बैलेंस करता है। हम लोगों के कान में एक फ्लूइड होता है जो हम लोगों के बॉडी को बैलेंस करता है। यानी ये जो एक्सटर्नल पिन्ना है यह क्या काम करता है? बॉडी के बैलेंस का काम करता है। AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीट तो बाद में हुआ, पहले क्या था? AIPMT। उसमें 2014 में प्रश्न पूछा हुआ है कि कान के एक्सटर्नल पिन्ना का क्या फंक्शन है? तो बॉडी को बैलेंस करना और साउंड फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। ये समझ गए ना। तो बंदर में जो पूंछ था वो हम लोगों में था जब हम पेड़ पर रहा करते थे, और जब पेड़ पर चढ़ना ही बंद कर दिए तो पूंछ में इवोल्यूशन है। जबकि टेल बोन आज भी मैमल्स में है। ह्यूमन में अगर आप देखोगे ना तो आज भी टेल बोन है, जिसको कॉक्सीडिनिया बोन कहते हैं। जो कम बैकबोन की सबसे लास्ट हड्डी जो है ना उसको क्या बोला जाता है? टेल बोन, कॉक्सीडिनिया। तो वो हड्डी आज भी है। जबकि पूंछ जो है वो शरीर से क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी में इवोल्यूशन आता है, क्रमिक विकास आता है, तो लैमार्क ने उसे किस थ्योरी से समझाया? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी किसने दिया? लैमार्क ने दिया। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी किस किताब में जिक्र किया लैमार्क ने? तो फिलोसोफी जूलॉजी की नामक किताब में जिक्र किया। चलिए याद रहेगा। दूसरा थ्योरी लिखिएगा, डार्विनिज्म, डार्विनवाद। डार्विनिज्म, डार्विनवाद। डार्विनिज्म हिंदी में कहते हैं डार्विनवाद। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। डार्विन इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन को क्रमिक विकास का जनक
डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहते हैं। डार्विन को क्रमिक विकास का जनक कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, डार्विन रोट देयर फेमस बुक, डार्विन रोट देयर फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। डार्विन रोट देयर फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। डार्विन ने क्रमिक विकास पर आधारित, डार्विन ने क्रमिक विकास पर आधारित बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, डार्विन ने क्रमिक विकास पर आधारित अपनी प्रसिद्ध किताब द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इंग्लिश में लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच, Darwin gave the theory of natural selection in which he state that, हिंदी वाले लोग लिखेंगे डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद ब्रैकेट में लिखिएगा नेचुरल सिलेक्शन, NATURAL, नेचुरल सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन ब्रैकेट बंद, का सिद्धांत दिया जिसमें उसने निम्न बातें कही। यही वैज्ञानिक था जो चुरा लिया था थ्योरी, किसका? मेंडल का, जिसमें उसने निम्न बातें कही। ठीक है, पहला बात इसने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत ही 3 बात आया था। पहला बात इसने क्या कहा, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इंग्लिश वाले लोग भी, हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश में ही लिखिए, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में अगर आप चाहें जबरदस्ती निकालना तो क्या कह सकते हो, प्रत्येक जीव के पास संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इसने समझाया एग्जाम्पल दे करके भी, क्या समझाया कि धरती पर एक जुरासिक इरा जिस समय चल रहा था, जिसको मेजोजोइक पीरियड भी कहते हैं, मेजोजोइक पीरियड या जुरासिक इरा, उस समय धरती पर कौन रहता था, सब डायनासोर। तो डायनासोर कैसे खत्म हो गया, तो कहा कि ओवर प्रोडक्शन नहीं किया, ओवर प्रोडक्शन किया होता तो उसका प्रजाति विलुप्त नहीं हुआ होता। ठीक है, कुछ हद तक ये बात सही भी था, लेकिन कंप्लीट सही नहीं था। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि डायनासोर जिस स्पेसिफिक एरिया में रहते थे वहां पर क्या गिरा था, एस्ट्रॉइड्स गिरा था, उल्का पिंड गिरा था, और उल्का पिंड गिरने के कारण उनके खाने का जो सामान था और उनका जो रहने का हैबिटाट था वो सारा कुछ खत्म हो गया, जिससे डायनासोर खत्म हुआ। जबकि ये क्या बोला कि ओवर प्रोडक्शन नहीं किया। अब इसके इस थ्योरी को मन लगा करके पढ़ लिए भारत के लोग। ठीक है, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन को मन लगा के कौन पढ़ा, भारत के लोग। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो 1947 के पहले अगर आप जाओ तो 47 से पहले हम लोगों की जो जनसंख्या थी वो मात्र कितनी थी, 35 करोड़। आज़ादी का हम लोग कौन सा वर्ष मना रहे हैं, 75वां वर्ष था ना, अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का 75 साल पहले हम लोगों की जो संख्या थी 35 करोड़। उस समय बांग्लादेश भी भारत में ही था, पाकिस्तान अपने यहाँ था, और हम लोग कितने थे, 35 करोड़। यानी सोच सकते हो कितना खुशहाल भारत रहा होगा। ऐसे ही इसको सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था,
आज के समय में एको सोना चिड़िया सब गायब हो गया, खाली कौआ सब भरा हुआ है ना। सोना रहा ना चिड़िया रहा, कौआ कबूतर बचा हुआ है। अब सोचो 35 करोड़ हम लोग थे, तो उस समय एक व्यक्ति को जितना संसाधन मिलता था, आज के समय उतने संसाधन में 10 लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है ना जी। अब सोचो उस समय एक आदमी को 10 लोगों के बराबर फैसिलिटी मिलते थे। सरकारी नौकरी ये सब जो है जिसकी तैयारी आप करते हो, इसका ये सब तैयारी कोई करना नहीं चाहता था। ज्यादा दिन पहले नहीं, अगर हम लोग आज से खूब ज्यादा दिन नहीं जाए, आज से 25 साल पहले जाए, तो हमको अभी भी याद आता है ये सब चीज की गवर्नमेंट जॉब हम लोगों के यहाँ कोई करने के लिए तैयार नहीं होता था। गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, 25-30 साल पहले की बात बता रहे हैं। क्या करेंगे? खेती करेंगे मस्त होकर के अपना, उसी से करेंगे। नौकरी मतलब लोग छोटा स्तर का काम समझता था, नौकर है ना। आपकी हैसियत कितनी है ये कैसे पता चलता था? द्वार पर आपके कै गो ट्रैक्टर है ना, आपके द्वार पर कै गो गाय भैंस है ना, आपका कितना जमीन है, इससे माना जाता था कि आप कितने पैसे वाले हैं। न कि आप सरकारी नौकरी बबुआ करता है, ठीक है, गुजारा के लिए कर रहा होगा, 20-25-30 हज़ार रुपया मिलता होगा। जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको छोटे नज़र से देखा जाता था कि गुजारा के लिए कहीं दूसरे के यहाँ काम कर रहा है। और आज के समय में ब्याह मुश्किल है प्राइवेट वाला सबका, माने सीधे एकदम 360 डिग्री पर मामला घूम गया ना। अब कितनों बढ़िया आपका फैमिली बैकग्राउंड है, कितने भी आप संपन्न हैं, और एगो नॉर्मल ग्रुप डी वाला भी कोई आ जाए तो उसका वैल्यू आपसे अधिक मिल जाएगा कि भाई 30-40 हज़ार रुपये इसका तनख्वाह है, सैलरी कमाता है। तो ये सब इसी का कमाल है। यही दिया कौन सा थ्योरी? ओवर प्रोडक्शन। तो इतना जनसंख्या देखो, कितना दिन दुगुना रात 10 गुना बढ़ा, ठीक है, तब न पहुंचा 35 करोड़ से 135 करोड़, ठीक है, सीधे 1 अरब जनसंख्या की वृद्धि। 100 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि कितने साल में? 75 साल में। अपने भारत में और भी अलग अलग देशों का आप छोड़ दीजिए, अभी पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ का है। 850 करोड़ का वर्ल्ड पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स का, मानव का। अब कल्पना करिए कितना तेजी से भागे जा रहा है जनसंख्या। पृथ्वी पर दबाव कितना, वनस्पति सारा कुछ खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे सब खत्म, ग्लोबल वार्मिंग किस स्तर पर है आप लोगों को बाहर निकलने पर फील हो रहा होगा, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब यूपीएससी के सिलेबस में हम लोग बड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो वो सारा चीज है इसमें। तो इसी का थ्योरी था कौन सा? थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। अब इतना प्रोडक्शन कर दिया है इंसान कि प्रजाति इसकी विलुप्त नहीं खत्म होगी, कितना भी उल्का पिंड गिर जाए, ठीक है, 2 कंकड़बाग में गिरे, 2 इनकम टैक्स पर उल्का पिंड गिरे, तब वो कहीं ना कहीं 2-4 गो फुदुकते दिख जाएगा, ठीक है। प्रजाति तो खत्म होने वाली नहीं है इसके, उतना बना दिया है ओवर प्रोडक्शन में। पहले क्या कहा जाता था? भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, ऐसा सुने आप लोग ना, क्या बोला था? भारत में दूध दही की नदियां बहती है। इसका ये मतलब थोड़े था कि नदी में दूध दही बह रहा है, नदी में तो पानी ही बहता था। क्यों बोला जाता था दूध दही? सबके घर में क्या होता था? गाय भैंस रहती थी। कोई अनजान व्यक्ति भी किसी के दरवाजे से गुजरता था तो उसको बड़े प्यार से बैठा करके लोग छाछ पिलाते थे, पेड़ा खिलाते थे। आज कोई आता है तो पार्ले जी बिस्कुट 2 खिला देता है, लीजिए 2 पार्ले जी बिस्कुट खा लीजिए, पेड़ा अपने खाने के लिए नहीं है, दूसरे को कहाँ से खिलाएंगे। तो ये सारा कुछ हुआ करता था। तो आज के तो दूध दही तो भूल ही जाओ, 60-70 रुपया लीटर मिल रहा है ढंग का, अगर वो भी पानी वाला मिल रहा है, वो भी ऑक्सीटोसिन दिया हुआ मिल रहा है, वो पीने पर जीवन ऐसे ही घट जाएगा। तो नहीं पीना ही समझदारी है। खतरनाक थ्योरी था। कौन सा? थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन में इसने क्या कहा? इसने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दूसरा लिखिएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब स्ट्रगल फॉर हिंदी वाले लोग भी यही लिखिए। इसमें 2 बातें इसने कहा, एक कहा इंटर स्पेसीज, एक कहा इंटर स्पेसीज स्ट्रगल, और दूसरा कहा इंट्रा स्पेसीज, इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल। इंटर स्पेसीज स्ट्रगल एंड इंट्रा स्पेसीज स्ट्रगल। इंटर स्पेसीज को क्या कहेंगे हिंदी में? विजातीय संघर्ष, विजातीय संघर्ष। इंटर स्पेसीज को क्या बोलेंगे? विजातीय संघर्ष। और इंट्रा स्पेसीज को बोलेंगे समजातीय संघर्ष, समजातीय, अपनी जाति में।
ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया, धरती पर अगर आपको रहना है तो आपको पूरे जीवन भर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, विजातीय संघर्ष समझा। अभी इंटर स्पेसीज का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग जाति में संघर्ष। जंगल में सुबह हिरण भी भागता है और शेर भी भागता है। हिरण क्यों भागता है, जान बचाने के लिए। शेर क्यों भागता है, भूख मिटाने के लिए, है ना। जान लेना उसका उद्देश्य थोड़े, उसका क्या उद्देश्य है, पेट भरना उद्देश्य है। अब हिरण कहे कि रोज रोज भगवे करे, आज बैठेंगे आज नहीं भागेंगे तो मर जाएगा बेचारा। शेर भी कहे कि रोज भाग के भोजन लेने से क्या लाभ है, आज बैठ के खाएंगे तो भी मरेगा। तो ये जो दो जाति के बीच में संघर्ष हो रहा है, दोनों स्पेसीज क्या है, एक ही है कि अलग अलग है, अलग अलग है। हिरण का स्पेसीज अलग है, लायन का अलग है। तो जब संघर्ष जीवन यापन करने के लिए दो अलग अलग स्पेसीज में हो तो वह क्या कहलाता है, इंटर स्पेसीज। और जब जीवन यापन करने के लिए एक ही जाति में संघर्ष हो, जैसे जंगल में पहले से कोई शेर रह रहा है, उससे बड़ा कोई शेर आ जाएगा तो उसको रहने देगा कि रिप्लेस करेगा, रिप्लेस कर देगा, भगाएगा उसको यहां से। आपके घर में आपके मामा जी आ गए, आए थे 2 दिन रहने के लिए, आप इतना खातिरदारी जम के उनका कर दिए कि बाल बच्चा को भी बुला लिया यहीं पर, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो फिर बिहारी बुद्धि कुछ लगाना पड़ेगा तब जाएंगे यहाँ से। तो आप कौन संघर्ष उनसे कर रहे हैं, समजातीय संघर्ष कर रहे हैं। चाचा जमीन हथिया लिए है ना, गांव में मेड़ है कोड़ लिए चाचा, आप अपना खेत, आपका खेत 2 फीट आगे बढ़ा लिए। तो भाई आपको भी तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो वो स्ट्रगल क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसीज, अपनी ही जाति में संघर्ष। क्लियर है। तो ये डार्विन का दूसरा था। और तीसरा बात इसने क्या कहा डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, 3 बात कहा नेचुरल सिलेक्शन में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो फिट रहेगा, जो सबसे मजबूत रहेगा वो सर्वाइव करेगा, और जो कमजोर होगा उसकी प्रजाति विलुप्त होनी तय है। जैसे आज से अभी 30-35 साल पहले ही एक बड़ा प्यारा पक्षी हुआ करता था, डोडो। क्या नाम था, डोडो। डोडो गोगो हो गया, एको नहीं बचा। ठीक है, पूरा प्रजाति इसका क्या हो गया, खत्म। एक भी डोडो आज के समय में नहीं। लंबा चोंच वाला पक्षी था डोडो, पूरा प्रजाति इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। गौरैया जो है स्पैरो, बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है। ठीक है, जो गौरैया है स्पैरो, अब कहीं कहीं गांव वगैरह में पहले हम लोग देखा करते, सुबह में घर में ऐसे ही भरल रहती थी गौरैया, एकदम हर जगह उड़ते फुदकते रहती थी। अब इसका 2-4 गो मुश्किल से कहीं दिखती है। ठीक है, तो ये प्रजाति स्पैरो की खत्म हो रही है। क्या कारण है, तो इन्हीं में से कहीं पर वो फीड नहीं बैठ पा रही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। इंडिया में भी कहाँ है, भारत में दिख रहा है क्या, रहता तो मॉरिशस में यहाँ से ले जाता उठा के 2-4 गो। और एक टाइगर में भी, एक व्हाइट टाइगर, ये भी आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज में है, रेड डाटा बुक में रखा गया है व्हाइट टाइगर को। पटना जू में, हाँ एक है, एकदम VIP ट्रीटमेंट उसको मिलता है, फर्स्ट क्लास खाना पीना सब व्यवस्था है। ऐसा मत मनाओ यार। चलो, नोट में एक पॉइंट लिखना, नोट में, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन बट cannot proved it, but cannot proved it. Darwin gave the theory of mutation but cannot proved it. हिंदी वाले लोग लिखेंगे, डार्विन ने उत्परिवर्तनवाद, हिंदी लिख दे क्या, लिख लोगे, डार्विन ने उत्परिवर्तनवाद, ब्रैकेट में लिखिएगा म्यूटेशन, MUTATION। डार्विन ने उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन का नियम दिया, लेकिन इसे प्रूव नहीं कर पाए, अब एक अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज।
ह्यूगो डी ब्रिज, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिज प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ह्यूगो डी ब्रिज प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को साबित किया या प्रूव किया, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को प्रूव किया। आगे लिखिएगा, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को विकासवाद का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत, विकासवाद का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत कहते हैं, विकासवाद का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत कहते हैं, आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत कहते हैं। अब मान लो इसमें से क्वेश्चन आए कि किस वैज्ञानिक के थ्योरी पर प्रमाणित है क्रमिक विकास, ऑप्शन में दिया जाए लैमार्क, दूसरा ऑप्शन दिया जाए डार्विन और तीसरा ऑप्शन दिया जाए ह्यूगो डी ब्रिज, तो किसको चुनेंगे? ह्यूगो डी ब्रिज। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप डार्विन का नाम नहीं लेंगे, डार्विन ने उस थ्योरी का जिक्र किया था लेकिन बहुत अधिक उसके बारे में नहीं बताया था। तो जैसे ही थ्योरी ऑफ म्यूटेशन आए, उत्परिवर्तनवाद आए, किसका नाम चुनोगे? ह्यूगो डी ब्रिज का। तो उत्परिवर्तनवाद का थ्योरी किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। या फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि किस थ्योरी पर आधारित क्रमिक विकास है ना, जो आपका क्रमिक विकास है इवोल्यूशन, वो किस थ्योरी पर बेस्ड है? पहला ऑप्शन दिया जाए यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन, दूसरा आपसे पूछा जाए नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन का ही कोई एक दो विकल्प और दे दिया जाए, और तीसरा पूछा जाए थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, तो क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ क्रमिक विकास किस पर आधारित है? म्यूटेशन पर। ठीक है, इसमें एक दो चीज और है जिसको अगले क्लास में हम बता देंगे। इतने लोग बीपीएससी का और आगे चल करके यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो कई बार कई सारे चीज होता है कि प्रिपरेशन किस लेवल से करना है। ठीक है, कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो इसके लिए एक बहुत बेस्ट बुक अपने सर के द्वारा आ गया है, उसका वीडियो भी आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर। किताब का नाम एग्जैक्टली क्या है? हाँ, कुछ सीक्रेट्स ऑफ आईएएस आईपीएस करके किताब है, हम आपको बता देते हैं। हाँ, परीक्षा में सफलता के सीक्रेट्स, किताब का नाम है, लिख लोगे, परीक्षा में सफलता के सीक्रेट्स। अभी हिंदी में यह किताब आ गई है, इंग्लिश में 2-4 दिन में यह आ जाएगा किताब। मात्र इसका प्राइस है 199, 199, कम और कम कर दिया गया है। अमेजोन पर फ्री डिलीवरी है। ठीक है, अमेजोन पर फ्री डिलीवरी है। चार्ज कितना है इसका? 1999। ठीक है,